बैटल टू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना जियावियान है उसे पता चलने वाला है कि जो अपनी काइलिन है वो एक बहुत बड़े खतरे के अंदर है। तो चलो यार जितना बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो अपना जियावियान होता है वो हुनमे शेन को हरा देता है, यानी कि एंड में जाके इस बड़ी सी वॉर का विजेता निकलता है स्काई मैंशन अलायंस। और इसी वजह से स्काई मैंशन अलायंस की जो रेपुटेशन होती है वो शेंडर प्लेन के अंदर एक्सप्लोड हो जाती है। और वहीं जो अपना जियावियान था उसे तो लोग स्काई मैंशन अलायंस के अंदर डिवाइन बीइंग की तरह मानने लगे थे। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हम स्टार एलियन के सबसे डीपेस्ट माउंटेन को देखते हैं जहाँ पे अभी एक झरना बह रहा था और अभी झील के बीच के जो मिडल एरिया था वहाँ पे भी जियावियान बैठा हुआ था। और अभी उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम स्थिर होती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। और जब इस बहते हुए पानी की रिपल उसके 10 मीटर के एरिया में आती थी तो वो तुरंत ही अपने आप ही फ्लक्चुएट होकर गायब हो जाया करती थी। और अभी जियावियान की बॉडी के चारों तरफ ऐसा शांति से भरा ऑरा फैला हुआ था जिस वजह से जो जगह होती है एकदम पीसफुल लगती है। और ये शांति से भरा माहौल तकरीबन आधे दिन तक और चलता रहता है और आधे दिन के बाद जियावियान जिसकी आंखें भी बंद होती है वो खुल जाती है। जैसे जियावियान अपनी आंखें खोलते हैं तो उसकी आंखों में एक फायर ग्लो अपीयर होता है। तभी जियावियान अपने सर को नीचे झुकाता है और अपने एक हथेली को देखने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि अभी उसके हथेली के आधे इंच ऊपर एक काले रंग का बीड सस्पेंडेड होता है। और ये जो बीड था एकदम डार्क ब्लैक था, उसे एक बार देखने पे ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई ब्लैक होल हो। और इसी वजह से अगर कोई इसे ज्यादा देर तक देखते रहता है तो उसकी सोल भी इसके अंदर खिंच सकती है। और अभी वो जो फॉलन माउंटेन रेंज की बैटल हुई थी उसे गुजरे हुए 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों के दौरान जो स्काई मैंशन अलायंस थी वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और इसी वजह से अलायंस में बड़े बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन जो जियावियान था वो इन सभी के बीच में इंटरवीन नहीं करता। और जियावियान को भी किसी फैक्शन को मैनेज करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो अपने आप को फोर्स करता है तो फिर ये टर्की अलायंस का फायदा करवाने से ज्यादा नुकसान करवा देगा। और ये बात मास्टर यारो की बहुत अच्छे से पता होती है और इसी वजह से वो जियावियान को परेशान न करके उसे शांति से ट्रेन करने दे रहे थे। और इसी वजह से जो जियावियान होते हैं वो अपना सारा खाली टाइम ट्रेनिंग में स्पेंड कर रहा था। और अब क्योंकि शाओ शाओ लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग की अच्छी बन रही होती है तो फालतू अपने डैडी को परेशान नहीं करते। और अब क्योंकि एंसेस्टर ज़ियाओचेन भी शाओ शाओ को ट्रेन कर रहे होते हैं तो फिर उस बिग बैटल के बाद सबसे ज्यादा फ्री जियावियान ही था। और इन 3 महीनों के दौरान जो जियावियान की स्ट्रेंथ थी वो भी थोड़ी बढ़ चुकी थी क्योंकि वो अभी अपनी स्ट्रेंथ को दोशिंग 5 स्टार के इनिशियल लेवल पे स्टेबलाइज कर चुका था। और भले ही जियावियान का फ्लेम मंत्र पहले से कुआ से टियान क्लास में ट्रांसफॉर्म हो चुका हो, लेकिन तब भी वो इन 3 महीनों के दौरान जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है वो एनर्जी जियावियान के लिए कुछ खास नहीं होती। उस ट्रेनिंग के बाद ही जियावियान को समझ आता है कि जब तक कोई खास मौका नहीं मिलता तो दोशिंग क्लास में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना कितना मुश्किल है। और भले इन 3 महीनों के दौरान जियावियान की स्ट्रेंथ ज्यादा ना बढ़ी हो, लेकिन तब भी उसे एक एक्सेप्शनल फायदा हुआ था। और ये फायदा हुआ होता है लिटिल ई की वजह से, जो कि वो फ्लेम सीड था जिसे कि लिटिल ई ने निगल लिया था। और कहा जाता है कि ये निगलेक्टेड डिवोरिंग फ्लेम किसी भी चीज को डिवोर कर सकती है, यहाँ तक कि ये उस एनर्जी और ड्यूटी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है जिन्हें कि नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके। और इस डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ ऐसी होती है जिसे देख के अच्छे लोग जेलसी फील करने लगे। और ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को जो चीज सरप्राइज करती है वो ये होता है कि जो इंसान भी निगलेक्टेड डिवोरिंग फ्लेम के सीड को रिफाइन कर लेता है उसके पास इसकी एबिलिटी को हासिल करने के चांसेस होते हैं। और भले ही सीड फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ उस ट्रू निगलेक्टेड डिवोरिंग फ्लेम से कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। और इसी वजह से पिछले 3 महीनों से जियावियान समझने की कोशिश कर रहा था। और जियावियान की काफी टाइम की ऑब्जर्वेशन के बाद जियावियान को पता चलता है कि जब लिटिल ई ने निगलेक्टेड डिवोरिंग फ्लेम को सीड फ्लेम को स्वेलो किया था तो उसके बाद उसके बॉडी के अंदर एक काले रंग का बीड बन चुका है। और अभी जियावियान इस बीड के अंदर से डिवोरिंग पावर को सेंस कर पा रहा था जो किसी की भी सोल को निकल सकती है। और इसी वजह से इस बीड को हासिल करने के बाद जियावियान का जो दिल होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगर वो इसके अंदर के डिवोरिंग पावर को हासिल कर लेता है तो फिर बिना किसी डाउट के जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा तो तब उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी इफेक्टिव होगी। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि जियावियान की जो खुशी होती है ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती क्योंकि जियावियान को इस बीड के बारे में एक टेरेबल चीज पता चलती है। अगर वो अपनी बॉडी के अंदर इस बीड को लगातार रखता है तो फिर ये ब्लैक बीड धीरे धीरे करके जियावियान की बॉडी की सारी दुखी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऊपर से जब ये ब्लैक बीड जियावियान की दुखी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो जियावियान को सेंस होता है कि उसकी दुखी के साथ साथ उसकी लाइफ फोर्स भी जा रही है। तभी जियावियान को फील होता है कि डिवोरिंग पावर जिस लेवल की एनर्जी को अनलीज करती है वो एकदम अनप्योर थी। और इस डिवोरिंग पावर के वजह से वो जो इनप्योरिटी थी वो इस एनर्जी में मिल जाती है, जिसके बाद जियावियान अपनी हेवी फ्लेम का यूज भी क्यों ना कर रहा हो लेकिन इन्हें रिमूव करना बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से ब्लैक बीड के द्वारा डिवोर की हुई एनर्जी जियावियान अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। और इस चीज के बारे में जान के जियावियान के चेहरे के जो हाव भाव थे वो काफी गंदे हो गए थे क्योंकि ये बीड सिर्फ यूजलेस ही नहीं है बल्कि ये हार्मफुल भी है। और ऐसे डिसअपॉइंटमेंट को देख के जो जियावियान होते हैं अपने सर को हिलाने लगता है और कहता है कैसे डिवोरिंग पावर को देखने के बाद जो भी इंसान इसे हासिल करेगा उसके लिए वरदान कम श्राप ज्यादा है। यार जैसे जियावियान इस ब्लैक बीड को अपनी स्टोरेजिंग के अंदर रखने वाला था तभी उसके हाथ के अंदर से पिंक फ्लेम बाहर आती है और ये अपीयर होने वाला लिटिल ई होता है। तभी लिटिल ई के छोटे छोटे हाथ उस ब्लैक बीड को पकड़ते हैं और अभी उसका जो छोटा सा चेहरा होता है वो एकदम डिजायर से भरा होता है। और अचानक से लिटिल ई को अपीयर होते हुए देख जो जियावियान था वो भी हैरान हो चुका था। अभी जो लिटिल ई होता है वो उस ब्लैक बीड को हक करते हुए कहता है ई वो ऐसे मुझे दे दो। और ये कहते हुए उसके मुंह से जो राल होते हैं वो नीचे की तरफ टपक रही होती है। और शुरुआत से लिटिल ई की नजर इस ब्लैक बीड के ऊपर थी, लेकिन जो टर्की जियावियान था उसके ऊपर कब्जा करके बैठा था और इसी वजह से लिटिल ई को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो देखता है कि जो जियावियान है उस ब्लैक बीड के ऊपर गिव अप करने वाले वो तुरंत ही अपीयर हो गया। और लिटिल ई को अपीयर होते हुए देख जियावियान को भी समझ आ चुका था कि लगता है लिटिल
लिटली की जो इंटेलिजेंस है वो काफी तेज से बढ़ रही है। और जियान के लिए भी ये पहली बार है जब वो लिटली की क्यूट सी आवाज में इन शब्दों को सुन पा रहा है। और पहली बार जो लिटली है वो जियान से किसी चीज को लेने की रिक्वेस्ट कर रहा है। जियान कहता है कि इस चीज को अपने पास रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। भले ये चीज अपने पास डिवोरिंग पावर को पोजेस करती हो, लेकिन दोस्त और दुश्मन का कुछ भी पता नहीं होता। और ऊपर से ये चीज लाइफ फोर्स को भी डिवोर करती है। और इसी वजह से जो भी इस ब्लैक बीड को अपनी बॉडी के अंदर रखेगा वो धीरे धीरे करके वीक होता जाएगा। ये सुन के लिटली अपने सर को हिलाता है, तुरंत उसकी बॉडी से पिंक फ्लेम बाहर आती है। और ये जो पिंक फ्लेम होती है तुरंत उस ब्लैक बीड को कवर कर लेती है। इसके बाद ये जो ब्लैक बीड था ये लिटली की बॉडी से मर्ज हो जाता है। और लिटली कैसे उतावलेपन को देख के जो जियान होता है वो भी थोड़ा हिचकिचाने लगा था, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है। और भले लिटली एक फायर स्पिरिट हो, लेकिन इसके जो डेंजरस सेंसेस है वो बहुत ही शार्प है। और इसी वजह से अगर ये ब्लैक बीड उसके लिए थोड़ा भी हार्मफुल होता है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। खैर जियान के देखते देखते वो जो ब्लैक बीड होता है वो लिटली की बॉडी से काफी तेज से मर्ज होने लगा था। और जब लास्ट मोमेंट में वो ब्लैक बीड गायब भी होने वाला था तभी इसके अंदर से एक मामूली सी ब्लैक फ्लेम बाहर आती है। और ये फ्लेम ब्लैक बीड में से बाहर आने के बाद उसके टकले के अंदर जाने लगी थी। और अब क्योंकि जियान का लिटली से मेंटल कनेक्शन होता है तो जैसे ही अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ था जियान तुरंत से सेंस कर लेता है, जिसके बाद जियान के चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो चेंज हो चुके थे। और भले ये बदलाव कितनी भी स्पीड से क्यों ना हुआ हो, लेकिन इसकी वजह से जो लिटली होता है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। तुरंत उसके सामने कई सारे पिंक फायर लाइन बनती है जो कि एक जाली में ट्रांसफॉर्म होकर उस काली सी फ्लेम को कैप्चर कर लेती है। जिसके बाद वो जो फायर नेट था वो धीरे धीरे करके छोटा होने लगा था। और फोर्सफुली पिंक फ्लेम कर्टन ने उस ब्लैक फ्लेम के परकच्चे उड़ा दिए थे। और वो जो ब्लैक फ्लेम थी वो बिखर के भी कई छोटे छोटे लाइट स्पॉट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और ये जो सारे लाइट स्पॉट थे तुरंत लिटली की बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब ये ब्लैक फ्लेम के स्पॉट्स लिटली की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो लिटली की खोपड़ी के ऊपर वो जो पिंक फ्लेम फायर लोटस सील होती है उसमें धीरे धीरे करके एक काली लाइन भी अपीयर हो जाती है। और ये काली सी लाइन एक बार देखने पे तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। खैर इन सभी लाइट स्पॉट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद लिटली का जो एक हाथ होता है वो तुरंत सामने खाली स्पेस की तरफ बढ़ जाता है। तभी एक अनविजुअल सी रिपल फैलती है और देखते ही देखते इस लेक के अंदर की जो सारी एनर्जी होती है देखते ही देखते वो सारी एनर्जी लिटली की हथेली के ऊपर इकट्ठा हो गई थी। जिसके बाद ये 5 रंगों वाले क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस क्लस्टर को जो लिटली होता है वो स्वेलो कर लेता है। और इस सीन को देख के तो जियान भी शॉक में जा चुका था, क्योंकि जब लिटली ने इस इनप्योर एनर्जी क्लस्टर को एब्जॉर्ब किया था तो फिर ये एनर्जी अलग अलग एनर्जी वेव्स में बदल के जियान की बॉडी के अंदर अपीयर होती है। और इस चीज को सेंस करके जियान के चेहरे पे शॉक अपीयर होता है। और काफी टाइम के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया था, जिसके बाद वो प्योर एनर्जी को रिफाइन करके दुईकी में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और ऐसा करने के बाद ये जो दुईकी होती है तुरंत ही जियान की बॉडी से मिल जाती है। तभी जियान की एकदम फायर ये उठा के लिटली के ऊपर जाती है। जियान कहता है कि ये छोटी चीज मुझे इस एनर्जी को वापस कर रही है। और जियान ने जिस एनर्जी को अभी एब्जॉर्ब किया होता है वो उसी अनप्योर क्लस्टर से आई थी जिसे कि लिटली ने थोड़ी देर पहले स्वेलो किया था। और ये एनर्जी के अनप्योर क्लस्टर जिन्हें जियान एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था वो लिटली की बॉडी के अंदर जाने के बाद एकदम प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और इसी वजह से जो लिटली होते हैं उसने एकदम प्राउड तरीके से अपने सर को ऊपर उठा के रखा होता है। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लिटली की बॉडी की जो पिंक फ्लेम होती है वो और भी ब्राइट हो जाती है। और क्लियरली जियान भी सेंस कर पा रहा था कि अभी के लिटली पहले से थोड़ा पावरफुल हो चुका है। जियान अपने मन ही मन में कहता है कि एक्चुअली में नन्ही चीज ट्रेन कर सकती है। और ये जो फैक्ट होता है जियान के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि उस ब्लैक बीड ने लिटली को आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की पावर दे दी है, जिससे कि वो किसी इंसान की तरह पावरफुल बन सके। और सच में अगर ऐसा होता रहता है तो फिर फ्यूचर में जो लिटली है वो और भी पावरफुल होता जाएगा। और जियान जो खुद भी लिटली से मेंटली कनेक्टेड है वो भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ सेंस कर पा रहा था। और अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर जियान को एक फ्री वर्कर मिल चुका है और ऊपर से वर्कर को पता नहीं होता बात बात पे कंप्लेन करना और थकान किसे कहते हैं। खैर तब जियान अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए कहता है कि लगता है मुझे एक्सीडेंटली इस बार काफी अच्छा फायदा मिल गया। और जियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के सीड फ्लेम को कैसे एब्जॉर्ब करे। और इसी वजह से वो उसे रिफाइन करने के लिए सिर्फ रैंडमली अटेम्प्ट कर रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि लिटली के पास उससे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है और क्योंकि वो खुद एक हेवीली फ्लेम है तो फिर से निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की यूनिक एबिलिटी को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती। और जब जियान अपने ट्रेनिंग के ऐसे बेनिफिट्स को जान के खुश हो रहा होता है तभी इस जगह पे किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अभी जियान की आंखें शिफ्ट होती है आसमान में जहाँ पे कि मास्टर याओलो खड़े हुए थे। अभी जियान भी खड़ा होकर झील के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जियान पूछते कि क्या अलायंस के साथ कोई परेशानी है या फिर होल ऑफ सोल ने कोई नई एक्टिविटी दिखाई है। मास्टर याओलो कहते हैं कि अभी के लिए तो सब कुछ ठीक है। और रही बात होल ऑफ सोल की तो उनके कुछ ब्रांच होल जिनकी खबर हमारे पास पहले से ही मौजूद थी उन्हें होल ऑफ सोल ने हाल फिलहाल में शिफ्ट कर दिया। ऐसा उन्हें खतरा है कि कहीं हम उनके ब्रांच होल के ऊपर अटैक करके उन्हें तबाह न कर दे। ये सुन के जियान की भौहें सिकुड़ जाती है। वो कहता है शिफ्ट कर दिए गई और पता नहीं कि होल ऑफ सोल की एक्टिविटीज अभी जियान को काफी अनयूजुअल लग रही थी। और जैसा उनका कैरेक्टर है तो फिर वो इसका इमेंशन लाइंस की आदों से बेइज्जती को नहीं सह सकते। और जियान के चेहरे के हाव को देख के मास्टर याओलो मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो होल ऑफ सोल है वो अपनी कुछ खिचड़ी पका रहा है, वरना वो पिछले इतने सालों से सोल बॉडीज को इकट्ठा क्यों कर रहे होते। और भले ही मुझे पता ना हो कि होल ऑफ सोल का प्लान क्या है, लेकिन अगर होल ऑफ सोल को इसे कंप्लीट करने दिया गया तो फिर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जियान अपने सर को हिलाता है। और फॉलन माउंटेन की हार की वजह से होल ऑफ सोल की रेपुटेशन पहले से ही काफी ज्यादा गिर चुकी है। और इन सभी चीजों के ऊपर जो हुन क्लैन है वो भी कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। और इन सब चीजों की वजह से बताना मुश्किल होता है कि ये
मिस्टीरियस क्लैन आखिर करना क्या चाहता है। मास्टर यावलो कहते हैं कि हमने इस मैटर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने कुछ जासूसों को भेजा है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ये सुन के जियान अपने सर को हाँ में हिला देता है और अभी उसका जो दिल होता है वो काफी प्रेशर को फील कर रहा होता है और भले उसकी स्ट्रेंथ दोशिंग के 5 स्टार पहुंच चुकी हो, लेकिन फिर भी अभी जियान के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हुन क्लैन के अंदर जाकर अपने फादर को बचा पाए। और स्टार्टिंग से जियान के दिमाग में विचार बिल्कुल भी नहीं था कि वो फोर्सफुली हुन क्लैन के अंदर घुसेगा। और ऐसा नहीं है कि जियान हुन क्लैन से डरता था, बस वो नहीं चाहता कि जियाओ क्लैन को एक और डिजास्टर का सामना करना पड़े। और अगर जियान में कुछ भी हो जाता है तो फिर वो अपने फादर को ही नहीं बचा पाएगा, बल्कि जियाओ क्लैन की सारी उम्मीदें वो भी मिट्टी मिल जाएगी। और इसी वजह से जब तक जियान के पास एकदम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तो फिर वो इतने बड़े रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जियान की आंखें भी चमक रही होती है, वो कहते हैं 5 स्टार दोशिंग, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। और अब जियान अपनी स्ट्रेंथ के साथ होल ऑफ सोल से तो बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन जो होल ऑफ सोल है वो हुन क्लैन का एक प्यादा है। इसी वजह से जियान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इस ड्यू कॉन्टिनेंट का सबसे मिस्टीरियस क्लैन हुन क्लैन है। और भले इस ड्यू कॉन्टिनेंट के हर एक हिस्से में एक 5 स्टार दोशिंग एक पीक एक्सपर्ट होता है, लेकिन अगर कोई इंसान इस स्ट्रेंथ के साथ हुन क्लैन से फाइट करे तो ये पावर काफी कम बढ़ेगी। और उस टाइम पे एंसेस्टर ज़्याओ ज़ुआन की स्ट्रेंथ भी दोशिंग के 9 स्टार के पीक पे पहुंच चुकी थी। फिर भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हुन क्लैन के हाथों उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और जियान अच्छे से जानता था कि उसकी दोशिंग 5 स्टार की स्ट्रेंथ कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं मचा सकती। और जब जियान के दिमाग में ये सब विचार आते हैं तो उसके जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो थोड़े उदासी से भर जाते हैं, क्योंकि 5 स्टार दोशिंग पे आने के बाद उसके पास ऐसा कोई शॉर्टकट बचा नहीं है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को तुम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा सके। और उसने पहले से ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक रोडस फ्लेम को हासिल कर लिया है और वो दूसरे रैंक की निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम हुन क्लैन के हाथों में है। और अगर बात की जाए हेवीली फ्लेम रैंकिंग की नंबर 1 फ्लेम की, उसके बारे में सोच के तो जियान अंदर से काफी कड़वाहट फील करता है, क्योंकि अगर उसे डिवाइन ऑब्जेक्ट भी बोला जाए तब भी ये दो शब्द उसे डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं होंगे। और अगर कोई इंसान उसे हासिल करने के बारे में सोच रहा है तो ये चीज दिन में सपने देखने जैसा है। ये सब सोचने के बाद जियान कहता है कि अब मुझे डरे, मुझे और भी हेवीली फ्लेम के बारे में सोचना छोड़ना होगा। और ये कहते ही जियान की आंखों में एक स्पिरिचुअल लाइट फ्लैश होती है, वो तुरंत ही अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और तुरंत ही एक एंशिएंट जेड पीस उसके हाथ के ऊपर अपीयर होता है। और इस जेड पीस के ऊपर कई मिस्टीरियस सी लाइन बनी हुई थी और वहीं जेड पीस के जो बीच का हिस्सा होते हैं वहाँ पे कई छोटे छोटे स्पॉट मौजूद थे। और ये उसके फादर के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट थे और नेचुरली यही वो ताओशिंशन गॉड का जेड होता है, जिसके ऊपर वो हुन क्लैन अपनी नजरें गड़ाते बैठा है। और जियान को ताओशिंशन गॉड जेड को बाहर निकालते हुए देख जो साइड में खड़े हुए मास्टर यावलो होते हैं वो भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, जिनके बाद उनकी सरप्राइज से बड़ी आगे जाते हैं जियान के ऊपर। तभी जो जियान होता है उस ताओशिंशन गॉड जेड को रब करने लगता है और इस जेड पीस को सहलाते हुए जियान का जो दिल होता है वो एकदम माफी की भावना से भर जाता है। और एक बेटा होने के बाद वो अपने फादर को हुन क्लैन क्या तो सफर करते हुए देख पा रहा है। तभी जियान अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि फादर मैं आपके बारे में कभी भी नहीं भूला हूँ, एक बार जैसे ही मेरे पास हुन क्लैन के अंदर जाने की पावर आ जाती है तो मैं आपको डेफिनेटली बचा लूंगा। और एक पल के बाद जो जियान होता है वो गहरी सांस लेता है, जिसके बाद अपने दिल के अंदर उमड़ रही सारी भावनाओं को दबा देता है। जियान कहता है कि ये ताओशिंशन गॉड जेड ताओशिंशन गॉड के मेंशन से रिलेटेड है, लेकिन इन जेड के 8 हिस्से किए गए और इन 8 को इकट्ठा करना एकदम इम्पॉसिबल बात है। तभी जियान की आंखें चमकती है और उसके दिमाग के अंदर एक इमेज फ्लैश हुई थी और यही वो मैग्मा वर्ल्ड होता है जहाँ पे कि जियान टियानवा जुन जैसे मिला था, यानी कि जियान एकेडमी की मैग्मा का गहराई का वर्ल्ड। और जब जियान उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर था तो जियान को अचानक से उस ताओशिंशन गॉड जेड में एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी सेंस हुई थी। और अब जब जियान इस सब के बारे में सोचते हैं तो वो सच में काफी बड़ी मिस्ट्री थी और उस मैग्मा की गहराई में कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद है जिसे कि वो मैग्मा क्रिएचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जियान कहता है इनर एकेडमी का मैग्मा वर्ल्ड जैसे मुझे टाइम मिलते हैं मुझे वहाँ पे जाना होगा। और जियान को एक गहरी सोच में जाते हुए देख जो मास्टर यावलो होते हैं अपने सर को हिलाते हैं और एक बीस्ट कलर स्क्रॉल को जियान को देते हुए कहते हैं ये मैसेज 9 डीप ग्रो पाइथन ट्राइब से आया है और ये तुम्हारे लिए ही है। और इस जानकारी को सुन के जो जियान होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। जियान कहता है याओमिंग तुरंत ही वो उस स्क्रॉल को पकड़ते हैं, जिसके बाद उसे धीरे से ओपन कर देता है। अभी जियान क्या होगा सामने लाल रंगों से लिखी हुई शब्दों की लाइन अपीयर होती है और इस मैसेज में लिखा होता है कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब ने अटैक कर दिया है और 9 स्प्रिंग के अंदर से अनयूजुअल से एक्टिविटीज बाहर आ रही है। और इन दो लाइंस को पढ़ते जो जियान होते हैं अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी सीरियस हो चुके थे और तुरंत उसकी बॉडी से एक ऐसा फ्राइटनिंग ऑरा रिलीज होता है जिस वजह से उसके पीछे जो झरना बह रहा था वो भी एकदम रुक जाता है। जियान कहता है काइलिन और जियान के ऐसे रिएक्शन को देख के साइड में खड़े हुए मास्टर यावलो भी शॉक्ड हो गए थे। मास्टर यावलो कहते हैं क्या हुआ, सुन के जियान क्या किलिंग इंटेंट से भर जाती है और तुरंत ही उस स्क्रॉल को मास्टर यावलो को दे देता है। और जब मास्टर यावलो भी इस स्क्रॉल के अंदर की लाइंस को पढ़ते हैं तो उनकी वहीं भी सिकुड़ जाती है और मास्टर यावलो को भी अच्छे से पता होता है कि जियान और 9 डीप ग्रो पाइथन ट्राइब के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है काइलिन जो कि अभी 9 डीप ग्रो पाइथन ट्राइब की 9 स्प्रिंग के अंदर ट्रेन कर रही है और इस मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्प्रिंग के अंदर से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज बाहर आ रही है, फिर इसका सीधा काइलिन से कुछ लेना देना होगा। और अब जाके मास्टर यावलो को समझ जाता है कि जियान का इतना खतरनाक रिएक्शन क्यों है। अभी मास्टर यावलो कहते हैं कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब आखिरकार करना क्या चाहती है। वेल अब ये हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब करना क्या चाहती है वो तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। वैसे अगर स्पॉइलर की बात करें तो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का चीफ है जो कि एक एडवांस 5 स्टार दोशिंग है वो काइलिन को कैप्चर करने के लिए उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन क्या काइलिन अपने आप को बचा पाएगी या फिर उसे कोई और बचाने आएगा वो तो मैं फ्यूचर
की स्टोरी बता रही होगी। और फ्यूचर की स्टोरी जानने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और हाँ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना मत भूलना। वैसे जिन लोगों से वेट नहीं होता और 2-3 दिन पहले वीडियो देखना चाहते हैं वो एक बार जाके मेंबरशिप को विजिट जरूर करना। चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।